हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एग्ज़ाम फैक्ट्री। आज मैं आपके लिए जनरल साइंस सामान्य विज्ञान प्रैक्टिस सेट श्रृंखला 8 लेकर आया हूँ। ये प्रैक्टिस सेट श्रृंखला में मुख्य रूप से आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एवं बायोलॉजी से 25 प्रश्नों के सेट मिलेंगे। ये सभी ऐसे उच्च स्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला है जो मुख्य रूप से हमारी उच्च स्तरीय टीम के उच्च मार्गदर्शन में तैयार किए गए हैं। ये सभी ऐसे प्रश्न हैं जो कि डायरेक्टली बेसिस पे आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा एवं प्रश्न डायरेक्टली बेसिस पे आपके एग्ज़ाम में हिट करेगा। ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट है। ऑल ओवर इंडिया पीसीएस जैसे कि यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी, यूपीपीएससी एवं भारत के सभी पीसीएस के लिए, रेलवे से संबंधित सभी एग्ज़ाम जैसे रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी, रेलवे एएलपी, रेलवे जेई, एसएससी से संबंधित सभी एग्ज़ाम जैसे एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस, स्टेनोग्राफर, एसएससी जेई, बैंक क्लर्क, बैंक पीओ, आईबीपीएस, एलआईसी से संबंधित सभी एग्ज़ाम एवं डिफेंस से संबंधित सभी एग्ज़ाम जैसे कि एयरफोर्स XY, एफकैट, नेवी, एसएसआर एवं वैसे सभी एग्ज़ाम जहां पर मुख्य रूप से जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप सभी प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश कीजिए। जिन प्रश्नों के उत्तर आपको नहीं आते हैं उसे आप अपने नोटबुक में नोट डाउन करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप जितना बार बार चीज़ों को प्रैक्टिस करेंगे आप में उतना ज़्यादा परफेक्शन आएगा और आपकी सफलता उतनी जल्दी हासिल होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जाति उद्भवन होता है जब एक ही जाति की विभिन्न आबादियों का। तो मुख्य रूप से जाति की उत्पत्ति या जाति उद्भवन कब होता है? जब एक ही प्रकार की विभिन्न जाति आबादियों का, ऑप्शन है भौगोलिक पृथक्करण हो जाता है, जानिक अलगाव हो जाता है, किसी आबादी का विलोप हो जाता है, आबादियों का अत्यधिक विस्तार हो जाता है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, जानिक अलगाव हो जाता है। मुख्य रूप से अगर हम विभिन्न प्रकार की आबादियों का उद्भवन अगर देखें तो जब एक ही प्रकार की विभिन्न जातियों का अगर जानिक जीन में परिवर्तन आता है, उनमें जीन में डीएनए चेंजेज आते हैं, अलगाव हो जाते हैं, तभी ये मुख्य रूप से हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से एक कपी नहीं है? इनमें से कौन सा एक कपी के रूप में नहीं जाना जाता है? ऑप्शन है लंगूर, गोरिल्ला, गिब्बन, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। मुख्य रूप से अगर हम देखें तो यहाँ पे आपसे ये चीज़ें प्रश्न पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा कपी का एक उदाहरण नहीं है या कपी नहीं है। इसका जो राइट आंसर है वो है गिब्बन, जबकि लंगूर और गोरिल्ला कपी का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी जीव जंतु की आबादी में उत्परिवर्तन जीन के फैलने की संभावना तब होती है। अगर किसी भी जीव जाति या जीव जंतु है उसमें अगर हम उत्परिवर्तन विकास के बारे में बात करें तो जीन के फैलने की संभावना कब होती है? ऑप्शन है यह प्रबल होता है या सुप्त होता है, इसका प्राकृतिक चयन हो जाता है, यह ना प्रबल होता है ना सुप्त होता है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। अगर मुख्य रूप से हम किसी जीव जाति की आबादी में उत्परिवर्तन जीन के फैलने की संभावना उस समय प्रारंभ होती है जब इसका प्राकृतिक चयन हो जाता है एवं प्राकृतिक में इसमें काफ़ी तेज़ी से चेंजेज आने लगते हैं एवं काफ़ी तेज़ी से इनका उत्परिवर्तन विकास हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडा भी उसी कुल का सदस्य है जिसकी है। पांडा
जो कि मुख्य रूप से एक स्तनपायी जानवर है, और ये किस कुल के या किस सदस्य के जानवर हैं? ऑप्शन है कुत्ता, बिल्ली, भालू, खरगोश। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। पांडा मुख्य रूप से भालू की प्रजाति का ही एक जानवर है। जिस तरह से अगर हम बाघ के बारे में बात करें तो बाघ के ही प्रजाति का जानवर बिल्ली भी है, ठीक उसी प्रकार पांडा भी जो है वो भालू के प्रजाति का ही एक जानवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैमथ पूर्वज है। मैमथ मुख्यतः किनके पूर्वज है? ऑप्शन है आदि मानव, घोड़े का, हाथी का, कुत्ते का। तो मैमथ जिनको इनमें से किनका पूर्वज माना जाता है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, हाथी का। मैमथ मुख्य रूप से हाथी के पूर्वज के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनासोर थे। डायनासोर को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है सीनोजोइक सरीसृप, मेसोजोइक सरीसृप, मेसोजोइक पक्षी, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, डायनासोर जिनको मुख्य रूप से मेसोजोइक सरीसृप के नाम से जाना जाता है। तो डायनासोर जो मेसोजोइक सरीसृप थे, जो कि अब विलुप्त हो चुके हैं, ये आज से काफ़ी समय पहले पाए जाते थे, और मुख्य रूप से जब पूरा विश्व पैंजिया, गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड में बटा हुआ था, उस समय डायनासोर काफ़ी बहुसंख्या में पाए जाते थे, जो कि अब पूर्ण रूप से विलुप्त हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीवी पक्षी पाया जाता है। कीवी जो मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन है दक्षिण अमेरिका में, भारतवर्ष में, न्यूजीलैंड में, पूर्वी इंडीज में। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की राष्ट्रीय पक्षी भी कीवी है, और मुख्य रूप से उसके चिन्ह के रूप में, अगर राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में भी बात करें तो कीवी को मुख्यतः दर्शाया जाता है। तो कीवी पक्षी मुख्य रूप से ऑप्शन सी, न्यूजीलैंड में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन सा जंतु कुछ ही समय पूर्व विलुप्त हुआ है? अगर इनमें से कौन सी जंतु की बात करें जो आज से कुछ समय पूर्व ही विलुप्त हुआ है? ऑप्शन है डोडो, डायनासोर, मैमथ, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, डोडो, जो कि एक पक्षी बर्ड का एक उदाहरण है। और अगर हम बात करें तो आज से लगभग कुछ वर्षों पहले ही इसे विलुप्त घोषित कर दिया गया है। ये भी एक पक्षी की प्रजाति का ही जानवर है, जबकि डायनासोर जो कि मेसोजोइक सरीसृप, और ये मुख्य रूप से प्री कैम्ब्रियन पीरियड का जानवर हुआ करता था, जो कि जब पृथ्वी पैंजिया, गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड इन सभी पार्ट में थी, तो वहाँ पर डायनासोर काफ़ी मात्रा में पाए जाते थे, जो कि अब पूर्णतः विलुप्त हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए ईंधन में इनमें सर्वाधिक ऊष्मीय मान है। तो यहाँ पे कुछ ईंधन के उदाहरण दिए गए हैं, इसमें सर्वाधिक ऊष्मीय मान किसका होगा? यहाँ पे आप एक चीज़ जान ले कि जिन भी सब्सटेंसेस में कार्बन की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी, जो भी सब्सटेंसेस है, जो भी ईंधन है, अगर उसमें कार्बन की मात्रा जितनी ज़्यादा पाई जा रही है, उसका कैलोरीफिक वैल्यू या उसकी ऊष्मीय मान जो है उतना ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है कोक, पत्थर का कोयला, लकड़ी, प्राकृतिक गैस। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी। मुख्य रूप से इनमें से प्राकृतिक गैस की अगर हम बारे में बात करें तो प्राकृतिक गैस एक ऐसा ईंधन है जिसमें अगर ऊष्मीय मान की बात करें तो ऊष्मीय मान सर्वाधिक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागर में
पहते हिमखंड के द्रव्यमान के कुल 10 भागों में कितना जल तल के ऊपर होता है? अगर एक समुद्र है, उसमें अगर कोई आइसबर्ग है तो उसका कितना भाग समुद्र तल के ऊपर होगा? ऑप्शन है 1 भाग, 2 भाग, 4 भाग, 6 भाग। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। अगर हम किसी आइसबर्ग के बारे में या किसी आइस के बारे में बात करें तो जब उसे पानी में डुबोया जाता है या पानी में रहता है तो उसका 1/9 भाग पानी के अंदर होता है, जबकि मात्र 1 भाग जो है वो पानी के बाहर होता है। तो अगर ये पूरा 10 यूनिट हम मान लें तो पानी के जो बाहर होगा वो 1/10 होगा, जबकि पानी के जो अंदर होगा वो 9/10 होगा। इसी सेम कारण से आपने टाइटैनिक का नाम सुना होगा। टाइटैनिक एक जहाज़ थी जो कि विश्व इतिहास बनाने के लिए निकली थी। मुख्य रूप से वो भी आइसबर्ग से टकरा जाने के कारण पूर्ण रूप से विखंडित हो चुकी थी एवं काफ़ी जान माल का नुकसान हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर क्या नहीं होने के कारण वहाँ किसी प्रकार का जीवन नहीं है? मुख्य रूप से चंद्रमा पर क्या नहीं पाया जाता है जिसके कारण वहाँ जीवन संभव नहीं है? ऑप्शन है नाइट्रोजन, गंधक, ऑक्सीजन, जल। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। चंद्रमा पर मुख्य रूप से नाइट्रोजन, गंधक एवं ऑक्सीजन पाए जाते हैं एवं गुरुत्वाकर्षण बल भी पाए जाते हैं, परंतु वो पृथ्वी का 1/6 है। लेकिन वहाँ किसी भी प्रकार के अभी तक जल की खोज नहीं की गई है एवं जल वहाँ नहीं पाए जाते हैं, जिसके कारण वहाँ जीवन संभव नहीं है। क्योंकि मुख्य रूप से ह्यूमन बींग्स को जीवन संभव करने के लिए एयर, वाटर और सनलाइट, ये मुख्यतः बेसिक चीज़ें की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में इनमें से कौन सा ईंधन का काम करता है? अगर हम नाभिकीय रिएक्टर के बारे में बात करें तो नाभिकीय रिएक्टर में इनमें से कौन सा ईंधन काम करता है? ऑप्शन है कोयला, यूरेनियम, रेडियम, डीजल। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यूरेनियम, जो कि मुख्यतः नाभिकीय रिएक्टर में यूज़ किया जाता है। यह एक ईंधन का प्रकार है और इसे नाभिकीय रिएक्टर में ऊष्मा के लिए उपयोग में लाया जाता है। अगर हम यूरेनियम के बारे में बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा झारखंड का सिंघभूम जिले में जादूगोड़ा एक जगह है जो कि यूरेनियम के लिए विश्व विख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर कोई अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू का शरबत नहीं पी पाता है। अगर हम चंद्रमा पर बात करें तो जो पाइप के द्वारा अगर नींबू का शरबत कोई भी अंतरिक्ष यात्री नहीं पी पाएगा, उसके पीछे क्या कारण है? ऑप्शन है चंद्रमा पर घनत्व के कारण त्वरण कम है, चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, ऑप्शन सी चंद्रमा पर नींबू के शरबत का त्वरित वाष्पीकरण हो जाता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है। मुख्य रूप से वहाँ वायुमंडल की उपस्थिति के कारण कोई भी अगर अंतरिक्ष यात्री है तो वो जो है वो नींबू का शरबत चंद्रमा पर पाइप के द्वारा नहीं पी पाएगा। इसके पीछे कारण है कि जब भी वो पाइप से अपने मुंह की ओर खींचने की कोशिश करेगा, शरबत उसके ऊपर नहीं आ पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ के टुकड़े 1 गिलास शुद्ध जल और 1 गिलास शुद्ध एल्कोहल में डालने पर बर्फ। अगर मुख्य रूप से 1 गिलास है, एक में शुद्ध जल पानी है
दूसरी ग्लास है उसमें अगर अल्कोहल है, तो अगर हम दोनों में एक एक बर्फ़ के टुकड़े डालते हैं तो मुख्य रूप से कौन सी क्रिया होगी? ऑप्शन है जल के ऊपर के स्तर पर रहेगी, अल्कोहल के ऊपर के स्तर पर रहेगी, दोनों में एक ही स्तर पे होगी, अल्कोहल में तैरती रहेगी और जल में डूब जाएगी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, जल के ऊपर के स्तर में रहेगी। अगर हम एक वाटर पानी का ग्लास है और एक अल्कोहल का ग्लास है, मुख्य रूप से अगर हम दोनों में एक एक बर्फ़ का टुकड़ा डालते हैं तो जो पानी का ग्लास है उसके 1/10 भाग जो है बर्फ़ ऊपर तैरता रहेगा, जबकि 9/10 भाग जो है वो पानी के अंदर डूबा रहेगा। जबकि अगर हम अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल के अंदर पूर्ण रूप से यह बर्फ़ का टुकड़ा पूर्ण रूप से डूब जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर आने जाने की यात्रा के दौरान अधिकतम ईंधन कब खर्च होता है? अगर कोई भी स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर जा रहा है तो मुख्य रूप से उसमें अधिकतम ईंधन जो है कब खर्च होगी? ऑप्शन है उड़ान भरने के समय, पृथ्वी के गुरुत्व को पार करने में, ऑप्शन बी चंद्रमा पर उतरने पर चंद्रमा के गुरुत्व को पार करने में, ऑप्शन सी चंद्रमा से उड़ान भरने पर चंद्रमा के गुरुत्व को पार करने में, ऑप्शन डी पृथ्वी पर पुनः प्रवेश करने पर और हल्का हल्का उतरने पर पृथ्वी के गुरुत्व को पार करने में। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। मुख्य रूप से अगर कोई अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर जाता है तो उसमें सबसे ज़्यादा ईंधन की खपत कब होगी? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी पर पुनः प्रवेश करने और हल्का हल्का उतरने पर पृथ्वी के गुरुत्व को पार जब वो चंद्रयान करेगी तो मुख्य रूप से उसमें जो ईंधन है उसका खपत काफ़ी तेज़ी से होगा एवं ईंधन का दहन काफ़ी तेज़ी से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय ओजोन की ऊपरी परत निम्नलिखित में किससे बनी हुई होती है? अगर वायुमंडल ओजोन के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी जो ऊपरी परत है वो मुख्यतः किस चीज़ की बनी हुई होती है? ऑप्शन है ऑक्सीजन में पराबैंगनी किरणें, ऑक्सीजन में अणुओं का संयोजन, ऑप्शन सी वायुमंडल में ऑक्सीजन पर नाइट्रोजन की क्रिया, सी नंबर ऑक्सीजन का उच्च दाब में आना। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। अगर किसी वायुमंडल की अगर हम बात करें तो किसी वायुमंडल के ओजोन की जो सबसे ऊपरी परत है वो मुख्य रूप से ऑक्सीजन में जो अणुओं का संयोजन होता है उन सभी संयोजन के कारण वो बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन को किससे अवमंदित किया जाता है? जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर हैं उसमें अगर हम न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन को किसकी मदद से अवमंदित किया जाता है? ऑप्शन है विखंडन पदार्थ, मॉडरेटर, नियंत्रण छड़, शीतल प्रणाली। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। मुख्य रूप से मॉडरेटर की मदद से जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं उन सभी न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन को अवमंदित किया जाता है। तो न्यूट्रॉन को न्यूक्लियर रिएक्टर में अवमंदित करने का काम मॉडरेटर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारूद का मिश्रण होता है, इनमें से बारूद किसका मिश्रण होता है? ऑप्शन है बालू और TNT का,
ऑप्शन बी TNT और चारकोल का। ऑप्शन सी नाइटर, सल्फर और चारकोल का। ऑप्शन डी सल्फर, बालू और चारकोल का। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, नाइटर, सल्फर और चारकोल का। तो अगर हम बारूद के बारे में बात करें तो बारूद मुख्यतः 3 चीज़ों का मिश्रण होता है, एक नाइटर, दूसरा सल्फर और तीसरा चारकोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपस्थित थी तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व कौन से हैं? जितने भी हमारे पास उपास्थि स्टोन्स हैं, कार्टिलेज हैं, मुख्य रूप से इनके संपोषण में आवश्यक तत्व कौन से होते हैं? ऑप्शन है मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, सिलिकॉन। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम, जो कि मुख्य रूप से दांत के लिए भी, अस्थि के लिए भी, उपास्थि के लिए भी काफ़ी ज़्यादा आवश्यक पोषक तत्व हैं। इनकी मदद से ये काफ़ी मजबूत होते हैं और इनकी वृद्धि तेज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रियॉन का प्रयोग निम्नलिखित में किस रूप में किया जाता है? तो फ्रियॉन जो कि एक प्रकार के गैस है और जो कि एक संपीड़न गैस का उदाहरण है, इनका उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन है कीटनाशी, शाकनाशी, प्रशीतक, कवकनाशी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, प्रशीतक। अगर हम फ्रियॉन के बारे में बात करें तो फ्रियॉन एक प्रकार का गैस है जो मुख्य रूप से प्रशीतक के रूप में उपयोग किया जाता है। जैसा कि घरों में उपयोग होने वाले जितने भी फ्रिज होते हैं या एयर कंडीशनर AC होते हैं, उनमें से जो गैसें निकलती है वो फ्रियॉन गैस होती है और ये एक प्रकार का ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण है जो मुख्य रूप से इनके ज़्यादा उपयोग से हमें वायुमंडल की भी क्षति हो रही होती है एवं वायुमंडल उससे ह्रास हो रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन में होती है, ओजोन जिसे हम O3 से दर्शाते हैं, और ओजोन जो है वो उसके मापने की इकाई जो है वो डबसन होती है। तो मुख्यतः ओजोन में क्या पाए जाते हैं? ऑप्शन है केवल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और कार्बन, ऑक्सीजन और कार्बन। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, केवल ऑक्सीजन। तो अगर हम ओजोन में बात करें तो इसमें मुख्य रूप से ऑक्सीजन के 3 कंपाउंड पाए जाते हैं, इसे O3 से दर्शाया जाता है एवं ओजोन में ऑक्सीजन के 3 कंपाउंड एवं केवल ऑक्सीजन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशीतक फ्रियॉन है। अगर प्रशीतक में बात करें तो फ्रियॉन क्या है? ऑप्शन है कैल्शियम टेट्राफ्लोराइड, ऑप्शन बी डाइक्लोरोमीथेन, ऑप्शन सी फ्लोस्पार और फ्लैशपार, ऑप्शन डी हाइड्रोफ्लोरोलिसिक एसिड। तो मुख्यतः जो प्रशीतक फ्रियॉन है उनमें क्या पाया जाता है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, डाइक्लोरोमीथेन। मुख्य रूप से डाइक्लोरोमीथेन जो एक प्रशीतक फ्रियॉन में पाया जाता है। फ्रियॉन मुख्य रूप से एक प्रशीतक है जो किसी भी थर्मोस्टेट अवस्था में रेफ्रिजरेटर, फ्रिज एवं एयर कंडीशनर AC से निकल रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में ओजोन ह्रास मुख्यतः किया जाता है। ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा,
हाइड्रोजन सल्फाइड द्वारा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन द्वारा। तो मुख्यतः अगर हम वायुमंडल में ओजोन के ह्रास की बात करें तो ओजोन का ह्रास मुख्यतः किया जाता है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन द्वारा। तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि एक ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण है। अगर वायुमंडल में अगर हम ओजोन की ह्रास के बारे में बात करें तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन या जितने भी ग्रीन हाउसेस गैसेज हैं वो इनका सबसे बड़ा कारण है। ग्रीन हाउस गैसेज वैसे गैसेस होते हैं जो मुख्य रूप से किसी भी चीज़ के दहन से ये निकल रहे होते हैं। एवं अगर हम बात करें तो मुख्यतः हमारे वायुमंडल में जो पृथ्वी के ऊपर अल्ट्रावायलेट रेज सूर्य से निकल के आ रहे होते हैं, ओजोन मुख्य रूप से उन्हें पृथ्वी को कवच के रूप में काम कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये पृथ्वी है तो इसके ऊपर एक ओजोन परत चढ़ी हुई है जिसको हम O3 के नाम से जानते हैं। सूर्य से जो अल्ट्रावायलेट रेज पराबैंगनी किरणें निकल रही है वो यहाँ पे जब आती है तो ये ओजोन परत उसको रिफ्लेक्ट करके उसे दूर भेजता है, जिसके कारण पृथ्वी जो है वो ठंडा रहता है और यहाँ पे किसी भी प्रकार से पराबैंगनी किरणों का प्रभाव नहीं पड़ता है। परंतु धीरे धीरे क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसी बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसों का उपयोग बढ़ता जा रहा है एवं इसके कारण जो ओजोन परत है वो दिन प्रतिदिन पतली होती जा रही है एवं ग्लोबल वार्मिंग जैसे बहुत सारे तथ्य हमें देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा गैस फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है? जो भी कच्चे फल हैं या हरे फल हैं उनको अगर कृत्रिम रूप से पकाना है तो उनके लिए किस गैस का उपयोग मुख्यतः किया जाता है? ऑप्शन है एसीटिलीन, एथिलीन, मीथेन, ईथेन। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ईथिलीन। ईथिलीन मुख्य रूप से एक ऐसी गैस है जो कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। आज का लास्ट प्रश्न, लास्ट बट नॉट लीस्ट, शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है। अगर हम शरीर के कैलोरी की बात करें तो मुख्यतः ये जो गर्मी के दिन होते हैं उसकी अपेक्षा सर्दियों में ये बढ़ जाते हैं क्योंकि अधिक कैलोरी हमें आवश्यक होती है। ऑप्शन है शरीर में अधिक वसा बनाने के लिए, गिरते बालों की क्षतिपूर्ति के लिए, शरीर का ताप बनाए रखने के लिए, अधिक प्रोटीन को भंग करने के लिए। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। अगर मुख्य रूप से शरीर की कैलोरी आवश्यकता अगर हम देखें तो जो गर्मियों के दिन होते हैं उसमें अपेक्षा सर्दियों के दिन में काफ़ी बढ़ जाते हैं एवं उसकी मात्रा डिमांड काफ़ी हो जाती है। उसके पीछे रीज़न यही है कि शरीर में अधिक वसा बनाने के कारण सर्दियों के दिनों में वसा की मात्रा जो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही होती है, काफ़ी ज़्यादा बन रही होती है, जिसके कारण कैलोरीफिक वैल्यू या कैलोरी की आवश्यकता जो है वो सर्दियों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही होती है। तो दोस्तों ये 25 प्रश्नों की श्रृंखला थी जिसमें मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री एवं बायोलॉजी से जुड़कर 25 प्रश्न करवाने की कोशिश की है। ये सभी उच्च स्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला है जो मुख्य रूप से जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उनके लिए काफ़ी ही ज़्यादा कारगर सिद्ध होंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर से ही हमारा मनोबल बढ़ता है। हम और हमारी टीम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो लाने के लिए रेडी होती है। तो आपके पास जितने भी फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम
टेलीग्राम लिंक हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और हमारी मदद के लिए तत्पर रहें। हम सदैव ही आपकी मदद के लिए तत्पर हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्ज़ाम फैक्ट्री। करो तैयारी जीत की।